और हमारे साथ मौजूद हैं एंग्रो कॉर्पोरेशन के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गयास खान साहब। गयास खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सारी जिम्मेदारी जो इस वक्त आवाम भुगत रहे हैं, गैस की कमी, बिजली की कमी, बताया गया था कि बहुत बिजली है, गैस भी बहुत है, उस सब की जिम्मेदारी हुकूमत आप पर डाल रही है कि आपका काम था इस ड्राई डॉकिंग का वक्त पर बताना, आपने नहीं बताया, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मेरे ख्याल से नाजरीन के लिए ज़रूरी होगा अगर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि क्लास सोसाइटी सर्टिफिकेशन क्या चीज़ होती है। क्लास सोसाइटी हर FSRU के टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को और मरीन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सर्टिफाई करती है। अब बात ये आती है कि ये सर्टिफिकेशन ज़रूरी क्यों है। तो शाज़ेब, ये सोचें कि अगर कोई जहाज़ हो, हवाई जहाज़, और उसकी एयर वर्दीनेस का सर्टिफिकेट ना हो, तो क्या उसको ये एयरलाइन उसको फ्लाई करेगी? दूसरी बात, अगर मुझे और आपको इस्लामाबाद जाना हो और हमारे सामने एक हवाई जहाज़ हो जिसकी एयर वर्दीनेस का सर्टिफिकेट ना हो, तो क्या हम उसमें जाएंगे? बिल्कुल इसी तरह एक FSRU अगर उसकी सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो जाती है तो ना उसका ऑपरेटर उसको ऑपरेट करेगा और ना कोई LNG कैरियर आके उसमें ऑफलोड करेगा। और मरीन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक FSRU के लिए बहुत हाई होते हैं। ये कोई कंटेनर टर्मिनल नहीं है, ये कोई ग्रेन टर्मिनल नहीं है, ये आप समझे पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। तो इसमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो ये आप समझ लें कि सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब बात आती है कि हुकूमत इसको डिनाई नहीं कर रही है कि बहुत ज़रूरी है। हुकूमत कह रही है ज़रूरी है, इसलिए तो आपको करने दे रहे हैं। हाल इतने ज़्यादा क्राइसिस में हुकूमत ये कह रही है कि आप वक्त पर बताते हैं। जून की शदीद गर्मियों में जब इकोनॉमी, उनका कहना है कि बेहतर हो रही थी, उन्हें तो साजिश लग रही है अपने खिलाफ कि साजिश की गई है, मैं वक्त पे नहीं बताया। बिल्कुल, हुकूमत ये कह रही है कि जी जून 30 2021 की डेडलाइन आपने हमें 1 जुलाई 2020 को क्यों नहीं बताया। ये बात है ना। चले थोड़ा पीछे जाते हैं। अक्टूबर 2019 के अंदर हमने SSGC को बताया कि ड्राई डॉक मार्च 2020 में होगा। एनुअल डिलीवरी प्लान का वो हिस्सा बन जाता है, जिसकी बात हो रही है कि आपने पहले बताना होता है। असल में उसका इंक्लूजन होना होता है एनुअल डिलीवरी प्लान के अंदर। मार्च 2020 आता है, कोविड आ जाता है। क्लास सोसाइटी हमें बोलती है कि जी ड्राई डॉक यार्ड्स बंद हैं, पर्सनल की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब ये ड्राई डॉक होगा सितंबर में। हम ये SSGC को कम्युनिकेट करते हैं, SSGC अपना एनुअल डिलीवरी प्लान अपडेट करता है। अब हम पहुंचते हैं शाज़ेब, जस्ट फॉर आर्गुमेंट से 1 जुलाई 2020 को। अगर हम कोविड के दौरान वैक्सीन का नामो निशान नहीं, ड्राई डॉक 2020 सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम 1 जुलाई 2020 में हुकूमत को जून 30 का लेटर कैसे लिखेंगे? सितंबर आता है, क्लास सोसाइटी हमें दोबारा बोलती है कि जी ये हम ड्राई डॉक नहीं कर सकते। और चूंकि उस वक्त कोविड की सिचुएशन देखते हुए, क्योंकि शाज़ेब ये ना भूलें कि अभी तक वैक्सीन का कोई नामो निशान नहीं था सितंबर तक, तो उन्होंने कहा जी हो सकता है ड्राई डॉक अगले साल भी ना हो सके, इसलिए हम अप्रैल 2021 को ऑन साइट इंस्पेक्शन करेंगे। मार्च 2021 में वो ऑन साइट इंस्पेक्शन करते हैं। अब आप दिमाग में ये याद रखें शाज़ेब कि दुनिया में वैक्सीन्स भी आ गई हैं, डॉकयार्ड्स भी खुलना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि ये ड्राई डॉक अब जून 30 को होगा। हमने SSGC को मार्च 30 पे ये इन्फॉर्म कर दिया। उनके पास टाइम 30 मार्च को। जी बिल्कुल। ये ड्राई डॉक अगर हम तेज़ी से काम करते, दोनों इदारे, मैं किसी पे इल्ज़ाम इस तरह नहीं लगाना चाह रहा, तो ये ईद की छुट्टियों के दौरान भी हो सकता था। लेकिन आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, ताबिश गौहर साहब, हमाद अजहर साहब, सेक्रेटरी पेट्रोलियम साहब, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पूरी चीज़ को समझा। और एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि ये ड्राई डॉक हो रहा है, क्योंकि अगर ये ड्राई डॉक नहीं होता शाज़ेब, सर्टिफिकेशन एक्सपायर होती और हम बहुत ज़्यादा बड़े मसले में पड़ते। ये ऑप्शन नहीं थी। हुकूमत आपको इजाज़त नहीं देती तो नैनी पे आप ऑपरेट नहीं कर रहे होते। देखिए, क्लास सोसाइटी की तरफ से आपको परमिशन नहीं थी तो आप ऑपरेट तो ना कर रहे होते। शाज़ेब मुझे ये बताएं, इसमें मसला ये आपने कहा कि ईद की छुट्टियों में होता, आपने ये प्रपोजल SSGC को दिया था या SSGC को जब आपने 30 मार्च को कम्युनिकेट किया तो, और आपने जब वो जो कम्युनिकेशन थी उसमें आपने यही बताया कि 30 जून के बाद आगे हम नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो SSGC ने क्या जवाब दिया कि जी उससे पहले कर लें, मई में कर लें, अप्रैल में कर लें? ये पॉसिबिलिटी आपके साथ एक्सप्लोर की गई या नहीं की गई? देखिए शाज़ेब, इस वक्त इस चीज़ पे एक कमेटी बैठी हुई है। हमारे पास कुछ 70 लेटर हैं, 70 से ज़्यादा लेटर हैं कम्युनिकेशन के जो हमने SSGC के साथ करे हैं। हम पूरी तरीके से तैयार थे। इस कमेटी को अपनी फाइंडिंग्स देखने दें। लेकिन मैं जो सिर्फ वाहिद पॉइंट आपको ये कहना चाह रहा हूँ
कि आप खुद इमेजिन करें, अगर हम ड्राई डॉक सितंबर 2020 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एनुअल डिलीवरी प्लान में वो गया हुआ है, हुकूमत हमसे ये कैसे कह सकती है कि जी आपको 30 जून का ड्राई डॉक 1 जुलाई 2020 को बताना चाहिए था? क्या नहीं, ये वाली बात समझ में आ रही है कि जब कि आप मई में करने लगे थे, उसके बाद आपको कहा कि सितंबर अक्टूबर में होगा, तो बीच में आप जुलाई में नहीं बता सकते थे क्योंकि आप उसको सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये आप कह रहे हैं। नहीं, ये वाली बात समझ में आ रही है। बट जब 30 मार्च को अचानक आपको पता चला कि नहीं हो सकता, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये ईद की छुट्टियों में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सवाल उठ रहा है कि सिंध की लोकल गैस फील्ड्स थी, उनकी 20-20 महीने अगर नहीं हुई थी मेंटेनेंस, तो ईद की छुट्टियों में क्यों नहीं कर दिया? एफपीसीसीआई ने लेटर लिखा है, बाकायदा बिजनेस कम्युनिटी ने लिखा है, चले वो नहीं किया, आपका क्यों नहीं हुआ? क्या आपकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस थी कि जी हम इतनी जल्दी नहीं अरेंज कर सकते हैं, अभी हमें जून में ही जाके हम कर पाएंगे, उससे पहले हम नहीं कर सकते हैं, या एसएसजीसी की तरफ से कोई रेजिस्टेंस थी या कम्युनिकेशन ही नहीं थी कोई? शाहजेब साहब, मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि कुछ ये सवालात आप एसएसजीसी से भी डायरेक्ट करें, की तरफ भी डायरेक्ट करें। एज फार एज एंग्रो इज कंसर्न, हम बहुत ही अग्रेसिवली उनके साथ कम्युनिकेशन की कोशिश कर रहे थे। एंड आई मस्ट से ओवर हियर, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी कि उन्होंने इवेंचुअली फिर ये जून के अंदर बागडोर संभाली है और फैसला किया। बाद में जो सीसीओई वगैरह में हुआ वो एक अलग डिबेट है। क्या ऑप्शन था मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के पास? आप हैं बड़े थैंकफुल उनके, बट क्या ऑप्शन था उनके पास इसके अलावा कि जिस तारीख को आपने जाना था उस तारीख को आप ड्राई डॉकिंग के लिए गए? उनके पास ऑप्शन नहीं था। देखिए, उनकी बरहमी अपनी तरफ से एक तरह से जायज़ है, वो बहुत प्रेशर में थे, तरबेला में वाटर लेवल्स कम थे, फील्ड्स की दूसरी मेंटेनेंस हो रही थी। उन्होंने हमसे कहा भी कि भाई किसी तरह आप इसको डिले करा सकते हैं, लेकिन हमारी इसमें मजबूरी थी। जब क्लास सोसाइटी आके एक डेडलाइन दे देती है तो वो ये नहीं सोचती कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल हालात क्या हैं, मुल्क के अंदर बिजली की कमी कितनी है। ये एसेट इंटेग्रिटी की बात हो रही है शाहजेब, यहाँ पे एक एलएनजी टर्मिनल की बात हो रही है। मैं जैसे पहले कहा कि ये कोई ग्रेन टर्मिनल नहीं है, ये बहुत ही सेंसिटिव piece of machinery and equipment. But since you are very thankful to the Ministry of Energy, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने जो FSRU लगाया वही इस्तेमाल शुदा था, 2009 में ये तैयार किया गया और इसकी ओवरहॉलिंग करके नए टर्मिनल पर पुराना आपने FSRU लगा दिया। पुराना FSRU लगाने से ये सब कुछ हुआ है, जिसकी वजह से 7 दिन के लिए टर्मिनल को बंद करना पड़ा है। देखिए शाहजेब, इसका जवाब, नॉर्मली हर FSRU की लाइफ 40 साल होती है। दुनिया में कई एग्जाम्पल हैं जहां पे FSRU, आपके ख्याल में क्या हर जगह नया FSRU लगा होगा? यूज्ड FSRU जाते हैं। आप ये ना भूलें कि जो भी FSRU सेलेक्ट किया जाता है किसी लोकेशन के लिए, और हमारे केस में SSGC क्योंकि हमारा कस्टमर है, ये पर्टिकुलर FSRU उन्होंने अप्रूव किया है, उन्होंने टेस्ट किया है, और हर तरीके से ये जो FSRU इसने पास किया है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि इस 2 दफा ये ड्राई डॉक के लिए जाएगा। तो किसी किस्म की इसके अंदर हमने मिसकम्युनिकेशन नहीं की। अगर ये नया होता तो भी 2 दफा ड्राई डॉक के लिए जाता। शाहजेब, मुझे एक बात बताएं, PCL का जो दूसरे टर्मिनल का FSRU है वो नया है? वो बिल्कुल नया है। उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? 70%। हमारे FSRU की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? 98%। वो तो ज़ाहिर आपके, क्योंकि कतर के जो 6 कार्गोज आते हैं उसकी वजह से आपकी 100% उस पर स्पॉट कार्गोज भी आते हैं। मैं उस वाले पर आ रहा हूँ, वो एक अलग नुकता है। मगर मैं जानना चाह रहा हूँ, नया होता तो भी ज़्यादा, क्योंकि मिनिस्ट्री ने कहा है क्योंकि ये पुराना है मरम्मत वाला, इसलिए हमें जाना पड़ा, ओवरऑल हुआ है। तो क्या अगर नया होता तब भी 15 साल में 2 दफा के लिए जाना पड़ता है? कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं कही गई है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड ना हो SSGC के साथ। हर चीज़ का उन्हें पता था, हर किस्म के उन्होंने टेस्ट किए थे, हर किस्म का पूरे FSRU को उन्होंने अप्रूव किया था। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। जितने टर्मिनल लगे वहां पर भी पुराने FSRU बिल्कुल 40 साल लाइफ होती है एक FSRU की, बिल्कुल इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आप ये वाला FSRU अगर रिप्लेस कर दें और जो नया आप लेके आए 780 वाला उसी को रखें, तो पुराना FSRU कहीं और टर्मिनल पे जाके लग जाएगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और एक्सेलरेट ने बड़ा क्लियरली, हम बाद में भी बात कर सकते हैं, बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि जी आपने फैसला करना है इस बात का, और फैसला हमारा नहीं है, लेकिन फैसला इस बात का करना है कि हमें छोटा FSRU चाहिए या जो अभी लगा हुआ है वो चाहिए, और जो FSRU हम मना करेंगे वो फौरन चला जाएगा। नहीं, आप ये फैसला कर सकते हैं कि जो आपका पुराना FSRU चला गया, हम नहीं कर सकते। ये फैसला अब गवर्नमेंट ने करना है। यानी कि पाकिस्तान या कंपनी के लेवल पर आप और हुकूमत, क्योंकि आपकी कस्टमर है, वो ये फैसला कर सकते हैं कि आपका जो पुराना FSRU था जो कम कैपेसिटी का था, 630 तकरीबन कैपेसिटी आपकी कॉन्ट्रैक्टेड थी, उसकी जगह ये जो नया आया है जिसकी 780 MMCFD कैपेसिटी है, क्योंकि मुल्क में गैस का बहुत बहरान है और सर्दियाँ आ रही हैं, तो आप इसको रख सकते हैं बजाय इसके कि वो पुराना वाला वापस आए। रखना चाहे तो रख सकते हैं। देखिए, ये एक चीज़ सबसे पहले आप समझ लें शाहजेब इसके अंदर कि ये फैसला
कि पुराना FSRU वापस आएगा या नया FSRU रहेगा, ये प्राइमरीली गवर्नमेंट का है। SSGC हमसे कह रहा है कि हम एक अंडरटेकिंग दें कि जी आप पुराना FSRU वापस ले आएंगे। उनको डर है कि कहीं हम ये ना रख लें। हम क्योंकि उनको लगता है कि आप ये सारा ब्लैकमेलिंग हो रही है क्योंकि आप अगर मुझे मौका दे दें। देखें, ये फैसला हुकूमत का है कि पुराना FSRU वापस आएगा या नया FSRU रहेगा। इसकी अंडरटेकिंग हम SSGC को दे देंगे क्योंकि हम ये फैसला नहीं करना चाह रहे। उन्होंने आपसे ऑफिशियली मांगी है अंडरटेकिंग? ये जो डिस्कशंस हो रहे हैं उसके अंदर उन्होंने कहा है, क्योंकि मेरे लेवल पर कंफ्यूजन और आवाम भी कंफ्यूज होगी कि एक ऐसा मुल्क जिसमें गैस की कमी है जी, उसमें अगर 780 MMCFD का FSRU आ रहा है, यानी कि ज़्यादा आप LNG लेके आ सकते हैं, तो उसको लिए गारंटी क्यों मांग रहा है आपसे SSGC कि भाई आप पुराना वाला वापस लेके आएंगे? इसमें मसला क्या है? क्या उन्हें आप पे शक है या कोई और मसला? क्योंकि थर्ड पार्टी एक्सेस के लिए तो ये कहते रहे कि जी हमें चाहिए और हमें ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, हमें तो और टर्मिनल लगाने की जरूरत है। शाहजेब एक चीज़, या आप पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं? नहीं, एक मिनट, अभी तक कमर्शियल नेगोशिएशन इसकी शुरू भी नहीं हुई है। एक चीज़ हम प्रिंसिपल पहले तय कर लें, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इस प्रिंसिपल पे मैं और आप अब एग्री कर लें कि ये फैसला गवर्नमेंट का है। आप एग्रीड हैं इस बात पे या नहीं? जाहिर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपसे कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट करनी है ना। 630 की है, अगर 630 से ऊपर 780 पे जाना है, प्राइवेट सेक्टर लेगा, गवर्नमेंट लेगी, जो भी होगा गवर्नमेंट से आपका मुआवजा तय होगा, उन्हीं की पाइपलाइन आपने तो ये मैं और आप एग्री करते हैं कि ये फैसला गवर्नमेंट का है, ठीक है जी। ये अकेले हम तो नहीं फोर्स कर सकते ना, हम एक कंपनी है, निजी कंपनी है, वो जाके गवर्नमेंट को कैसे फोर्स करे। अगर आप एंग्रो की पोजीशन पूछना चाह रहे हैं तो हमारे ख्याल से बड़े FSRU को पाकिस्तान में रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? हम पिछले 2 साल से गवर्नमेंट के साथ लगे हुए हैं कि थर्ड पार्टी एक्सेस रूल्स फाइनलाइज हों और हम बड़ा जहाज लेके आए, क्योंकि हम ऑब्वियसली मुल्क के अंदर LNG की शॉर्टेज है। और आप मुझे ये बताएं कि अगले विंटर्स के लिए और मोस्ट लाइकली अगले साल के विंटर्स के लिए क्या सोल्यूशन है हमारे पास? पहले 2 टर्मिनल्स को एक्सपैंड करना शाहजेब इज द ऑब्वियस मूव फॉर द गवर्नमेंट। अच्छी बात यह है कि मिनिस्ट्री भी अब यही सोच रही है। अगर आप मिनिस्ट्री की प्रायोरिटीज देखें जो पिछले दिनों आई हैं, वो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन बनाना चाह रहे हैं, वो ऑन शोर स्टोरेज बनाना चाह रहे हैं, वो थर्ड पार्टी एक्सेस के तहत पहले 2 टर्मिनल्स को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और वो वेकॉक प्राइसिंग लाना चाह रहे हैं। ये जो दूसरी बात की आपने, सेकंड लास्ट बात की है कि वो पहले 2 टर्मिनल्स को मिनिस्ट्री एक्सपैंड करना चाह रही है, ये आपके टर्मिनल को भी एक्सपैंड करना चाह रही है। नाउ मैं जरा इसको, एक बात तय हो गई कि जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक आप 780 MMCFD नहीं रख सकते। दूसरी बात यह तय हो गई है कि जी इस मुल्क में डिमांड बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात यह तय हो गई है कि उन्होंने आपसे गारंटी ली है कि भाई आप पुराने वाला जो कम कैपेसिटी वाला है वो लेके आएंगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, उनका फियर ये है कि आप बहुत महंगे पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है, जो इल्ज़ाम लगता है कि $2,28,000 पर डे देना पड़ता है, टेक और पे पर ये ले लिया गया है, इसकी वजह से वो नहीं चाहते आपके साथ डील करना। शाहजेब एक तो बात ये है कि अगर थर्ड पार्टी एक्सेस होगा तो हुकूमत के ऊपर तो कोई भी बर्डन नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी नहीं कि वो प्राइवेट है, तो हुकूमत पे तो कोई बर्डन नहीं आया। दूसरी बात ये कि कमर्शियल नेगोशिएशन शुरू तो हो। CCOE के फैसले के बाद एक कमेटी बनाई गई थी पिछले साल जिसने कमर्शियली इस डील को देखना था कि ये थर्ड पार्टी एक्सेस कैसे होगा। अगर वो हमारे साथ टेबल पे आके बैठे ही नहीं तो आप ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि हम महंगे होंगे? हम तो इंतजार में बैठे हैं। यानी अब फ़ायदा पाकिस्तान का भी है, कंपनी भी चाह रही है, और आप कह रहे हैं कि हुकूमत को पैसे भी नहीं देने पड़ रहे क्योंकि थर्ड पार्टी एक्सेस का मतलब प्राइवेट सेक्टर होगा। हुकूमत तो चौथी बात SSGC के इसके अंदर अर्निंग्स होंगी, क्योंकि जब हम उनका नेटवर्क यूज़ करेंगे तो उसके पैसे देंगे। ठीक, फिर चौथी बात आती है, क्या नैब का केस जो है इस टर्मिनल के हवाले से वो रुकावट है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है ये? देखिए शाहजेब, ये ज़्यादा बेहतर है कि आप हुकूमती एहलकारों से ये सवाल पूछें, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, 2019 में ECC ने अप्रूव किए TPA रूल्स, 2020 के अंदर ECC अप्रूव करती है, CCOE अप्रूव करती है, कैबिनेट अप्रूव करती है। आपके ख्याल में क्या ये समरी लॉ डिवीजन नहीं गई होगी? आप ये सवाल उनसे पूछें। यानी कि ये सारा काम, अगर नैब का केस रुकावट होता तो ये सारे काम ना होते, जो इतनी सारी कैबिनेट और ये सारी की सारी समरीज अप्रूव होती गई हैं। और ये सवाल मेरे ऊपर नहीं बनता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कैबिनेट का फैसला हो रहा है पहले टर्मिनल के ऊपर जिसकी इन्वेस्टिगेशन का पूरे पाकिस्तान को पता है, तो क्या वो लॉ डिवीजन से नहीं पूछेंगे? मैं फिर आपसे जो सवाल बनता है मैं वो पूछ लेता हूँ कि अगर मसला नहीं है तो, क्योंकि केस आपके ऊपर भी है, तो आपको कोई खौफ नहीं है? आप कह रहे हैं कि जी हुकूमत हमें कहेगी हम 780 रखने को तैयार हैं, हमें कोई नैब के केस का और कोई मसला नहीं है? नहीं, हुकूमत अगर हमसे कहेगी कि जी आप 780 का शिप रखें और हम थर्ड पार्टी एक्सेस रूल्स पे काम कर रहे हैं, 100 बिस्मिल्लाह, हम तो 2 साल से ये कह रहे हैं, हम क्यों नहीं कहेंगे ये बात? शाहजेब, मुल्क के लिए क्या बेहतर है?
और आप जो बात पैसों की करना चाह रहे हैं मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। मुझे आप एक बात बताएं, हम एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम वैल्यूज के साथ काम करते हैं, टैक्सेस अपने पूरे देते हैं, तो हम अपने टर्मिनल को क्यों ना ग्रो करें? अब मैं आपसे एक पैसे कमाना जुर्म नहीं है, जुर्म नहीं है। पैसे कमाना जुर्म नहीं है, मुझे बट इस मुल्क में जिस तरह पॉलिटिसाइज हुए हैं इश्यूज, मैं उसकी वजह से कह रहा हूं कि आपका जो $2,28,000 पर डे है वो इस मुल्क की पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बना है कि चलिए एक काम करते हैं, इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब इस $2,28,000 के अंदर जरा इस पे 2-4 बातें कर लेते हैं। देखिए शाहजेब, $2,28,000 को ना कभी अकेले नहीं देखना चाहिए कि भाई $2,28,000 शाहजेब और गयास रोजाना के पैसे बना रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल कुछ और है। लेकिन हम यहाँ एक क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आपके 1320 मेगावाट के जो पावर प्लांट्स हैं, आपके ख्याल में उनकी कैपेसिटी पेमेंट दिन की कितनी है? $8 लाख। अब वो भी टेक ऑफ पे है जी। आपके जो फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स हैं उनकी तकरीबन जो बड़े पावर प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी पेमेंट कितनी है? तकरीबन कोई $6 लाख। देखें, कैपेसिटी पेमेंट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्हीं नंबर्स के आसपास होती है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जो कि ज़्यादा ज़रूरी है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है, कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट हो रही है ये इस्तेमाल कितनी हो रही है। एंग्रो के केस में ये 98% है। फर्नेस ऑयल प्लांट्स के केसेस में पता है ये कितनी है शाहजेब? 0 से 5% या 10%। दूसरे एलएनजी टर्मिनल की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? 70%। इंपोर्टेड कोल पे जो पावर प्लांट चल रहे हैं उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? 80%। $2,28,000 तो दिए जा रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 98% है। शाहजेब, लास्ट पॉइंट, $2,28,000 इज द टॉप लाइन। मुझे याद है 2 साल पहले आपने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर आपने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया था, हमारे एनुअल अकाउंट देखे थे और सब कुछ किया था। ये $2,28,000 प्रॉफिट नहीं है दिन का। इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। FSRU की जो डेली पेमेंट वो है, इसके ऊपर जो हम रिटर्न बना रहे हैं इज वेरी सिमिलर टू व्हाट पीपल आर मेकिंग द रिटर्न ऑन IPPs, और इसके ऊपर रिस्क फैक्टर ज्यादा है। IPPs की तो पाकिस्तान बैक सॉवरेन गारंटी होती है, ऐसे ये जो हमारा LNG टर्मिनल है ये सॉवरेन गारंटी बैक नहीं है। केस है, तो जब केस का फैसला होगा तो अब हमको पता चल जाएगा कि मामला सारा का सारा क्या है। क्या कोई वजारत रुकावट है फिर इसमें? पाकिस्तान का हर लिहाज से फ़ायदा है, आप भी चाहते हैं, आपके मिनिस्ट्री भी चाहती है, बड़ा टर्मिनल है, सर्दियां आ रही हैं, गर्मियों में क्राइसिस है, सर्दियों में पता नहीं क्या हाल होगा। पिछली सर्दियां हमने मुश्किल भुगती हैं, कोई क्या वजारत रुकावट है इस बात की? देखिए शाहजेब, अरशद महमूद साहब, ताबिश गौहर साहब, हमाद अजहर साहब को मेरे ख्याल से 6 महीने भी नहीं हुए हैं अपनी जगह संभाले हुए। इनके अलावा कोई वजारत रुकावट है क्या? और इन्होंने, देखिए शाहजेब, हमने कॉर्पोरेट लाइफ में एक ये चीज़ सीखी है कि जो फाइनेंस का काम है ना वो फाइनेंस से पूछा जाता है, HR से नहीं पूछा जाता। हमारा जो ताल्लुक है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से है। हमारा ताल्लुक सेक्रेटरी पेट्रोलियम, SAPM पेट्रोलियम एंड पावर एंड मिनिस्टर ऑफ एनर्जी। ये भी सीखा है कि हुकूमत को नाराज नहीं किया जाता कॉर्पोरेट लाइफ में। हम कहाँ नाराज? इसलिए अगर किसी उस वजारत का नाम नहीं लिया जाता जिस वजारत की वजह से मसला हो रहा हो। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। और हमारा जो देखें, हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर कट है। हम गवर्नमेंट के साथ काम करना चाह रहे हैं। हम ये समझते हैं कि परफेक्ट अलाइनमेंट है जो हम करना चाह रहे हैं एज अ कंपनी और जो हुकूमत करना चाह रही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसमें फ़ायदा पाकिस्तानियों का होगा। आखिर में ये क्राइसिस कब दूर हो जाएगा? आपका ड्राई डॉकिंग का प्रोसेस इंशाल्लाह ताला 5 तारीख तक ये फुल लोड पे आ जाएगा। इंशाल्लाह 5 तारीख तक फुल लोड पर आएगा और उससे पहले आहिस्ता आहिस्ता रैंप अप होगा। इंशाल्लाह ताला 5 तारीख तक ही पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।